दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। तो पेडागोजी के इस पीवाईक्यू की सीरीज में हम आगे अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कोहलबर्ग की थियरी, जीन पियाजे की थियरी, पावलोव की थियरी। तो इससे आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि पीवाईक्यू जो होते हैं उससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप लोग एग्जाम देने जाने से पहले जो प्रीवियस ईयर जितने भी हैं सारे सॉल्व करके जरूर जाइएगा। तो चलते हैं आगे, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग थियरी ऑफ डेवलपमेंट इज कंसर्न विथ। बताया था मैंने ना, कोहलबर्ग ने अपनी थियरी किसके बारे में दिया था? मोरल डेवलपमेंट के बारे में दिया था कि बच्चों को मोरली कैसे डेवलप किया जाए। लैंग्वेज डेवलपमेंट किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने। सोशल डेवलपमेंट वाइगोत्स्की ने। और फिजिकल डेवलपमेंट जैसा कुछ ऐसा कहीं कुछ आया ही नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर नंबर सी, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम वाज गिवन बाय। तो प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? प्रोग्राम लर्निंग मतलब क्या होता है? किसी भी काम को एक योजना बना के करना। जैसे मुझे ये जब पीवाईक्यू आपको पढ़ाना था तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका पूरा क्वेश्चन ढूंढा, उसका सेट बनाया, फिर क्वेश्चन को टाइप किया, फिर आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो प्रोग्राम लर्निंग यही होता है, किसी भी पढ़ाने वाले कंटेंट या किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाना। तो ये जो थियरी थी वो दिया था किसने? स्किनर ने। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। आगे बढ़ते हैं। A relatively permanent change in behavior potential that occurs as a result of reinforce। देखिए, जहां भी परमानेंट चेंज आए और बिहेवियर में बार बार रीइंफोर्स करने की वजह से जिस किसी भी व्यक्ति के अंदर परमानेंट अगर चेंज आ रहा है तो उसको हम नाम हमेशा देंगे, क्या हो रही है वहां पे? लर्निंग हो रही है। जैसे बच्चे को एबीसीडी नहीं आता था, बार बार टीचर पढ़ा रहा था, बच्चा पढ़ो, नहीं लर्न हो रहा, नहीं लर्न हो रहा, तो टीचर ने उसको बार बार वही चैप्टर दिया और हर बार अगर वो एक शब्द भी सही बताता तो उसको बोला बहुत सही, शाबाश। तो वो फिर ए से बी की ओर बढ़ेगा, बी से सी की ओर, मतलब परमानेंट वो चेंज होता चला, फिर वो याद करता चला जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? बच्चे की ये क्या हो रही है? लर्निंग हो रही है। अगला क्वेश्चन, कॉग्निशन इज अ पार्ट ऑफ विच इंटेलिजेंस थियरी। किस इंटेलिजेंस थियरी में का ये कॉग्निशन पार्ट है? तो गिलफोर्ड ने क्या दिया था? गिलफोर्ड और उनके साथियों ने पहले बुद्धि का क्या था? 3D मॉडल दिया था, जिसमें 3 थे, सामग्री, संक्रिया और उत्पाद। फिर जो संक्रिया है उसको उन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें ही क्या आता था? संज्ञान यानी कॉग्निशन। तो ये किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। ये किसका पार्ट है? गिलफोर्ड की थियरी का पार्ट है। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 8 years old सुधीर हैज मेंटल एज ऑफ 10, व्हाट इज हिज IQ। ये भी क्वेश्चन पिछले लेक्चर में आया था कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो मेंटल एज क्या है सुधीर का? 10, और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? 8 इंटू 100। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 25। मतलब क्या आ रहा है? 100, सॉरी 100 नहीं, 125। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये IQ का फॉर्मूला भी याद कर, IQ इज इक्वल टू क्या होता है? MA, मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब उस व्यक्ति का जो भी रियल एज है उसको क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज। अब पूछ रहा है, which theory of emotion deals with the idea emotional experience depend upon emotional behavior। इसमें से कौन सा संवेग का ऐसा सिद्धांत है जो इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है? तो जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार जो संवेगात्मक व्यवहार होता है, जब पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। मतलब अगर आप अंधेरे से नहीं डरते हैं तो आपको अंधेरे में जाने से डर नहीं लगेगा। या फिर इसका एग्जाम्पल और
कि अगर कोई व्यक्ति जैसे भालू या बाघ को देख के नहीं डर रहा है तो उसके अंदर डर की अनुभूति नहीं होगी, मतलब डर हमारे अंदर होता है, हम डर को पैदा करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, छठवें का। अगला क्वेश्चन, इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम ए ब्लॉकिंग ऑफ ए डिजायर और नीड। किसी भी व्यक्ति का इमोशनल टेंशन जो कि क्या करता है, उसके अंदर किसी भी डिजायर या नीड को खत्म कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। जब इंसान फ्रस्ट्रेट होके अपनी सारी इच्छाएं जो उसकी आवश्यकता है उसको खत्म कर दे, तो वो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मैकडूगल ने अपने 14 जो संवेग बताए थे उसी में बताया था कि डिजायर या नीड का पूरा ना होना ही फ्रस्ट्रेशन को पैदा करता है। उन्होंने पूरे 14 अपने जो भी संवेग बताए थे उसमें एक ये भी था कि डिजायर या नीड का ना पूरा होना क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग का भी हम लोगों ने बात किया था। लॉ ऑफ लर्निंग क्या होती है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। रेडीनेस मतलब अगर आप किसी कार्य को करने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार हो तभी आप उस कार्य को कर सकोगे। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब किसी भी कार्य का आपके ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ता है। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब आप जितना एक्सरसाइज करोगे आप उस काम को करने में उतना ही सक्सेसफुल होगे। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब लॉ ऑफ स्ट्रेस। कोई भी लॉ ऑफ लर्निंग नहीं, हम स्ट्रेस लेकर लर्निंग नहीं कर सकते, तो ये कोई भी लर्निंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, पियाजे इज मेनली नोन फॉर स्टडिंग। पियाजे किसके लिए मेन जाने जाते थे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहले ही मैंने बताया था। पिछले 2 लेक्चर में दोनों में हम लोगों ने ये पढ़ चुका है कि पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं और उसके लिए उन्होंने अपने 4 स्टेजेस दिए थे। और पहला था सेंसरी मोटर स्टेज जो कि था बच्चे का बर्थ टू 2 इयर्स, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 इयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको मैं एक बार लिख देती हूँ ताकि आप लोग को बार-बार रिवाइज होता रहे। एक होता है सेंसरी मोटर स्टेज जो कि था 0 to 2 इयर्स। अगला है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि कितना होता है? 2 to 7 इयर्स। अगला है ऑपरेशनल स्टेज जो कि होता है 7 to 11 इयर्स। फिर अगला होता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो कि होता है 12 to ऊपर अब उसके भी आगे जो भी है। तो ये होते हैं 4 स्टेज। ये 4 स्टेजेस भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि कौन-कौन से स्टेजेस होते हैं जीन पियाजे की थियरी में। स्टेजेस से भी क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ यही पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा जीन पियाजे की थियरी का स्टेज नहीं है। अगला क्वेश्चन, when training given to one part of human body gets transferred to other part then it is called। हम किसी एक पार्ट को ह्यूमन बॉडी के एक पार्ट को किसी चीज का ट्रेनिंग दे वो दूसरे में यूज हो तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर या फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? पॉजिटिव को सकारात्मक ट्रांसफर। ठीक, तो ये क्या होता है? जब शरीर के एक हिस्से को कोई भी हम ट्रेनिंग दे और वो दूसरे हिस्से में यूज करे, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक जगह पढ़ाई हुई चीज दूसरे जगह याद हो जाए। जैसे हम लोगों ने जब IQ निकाला तो उसमें हम लोगों ने मैथ का भी यूज किया, तो मैथ यहाँ काम आया। तो यही क्या होता है? पॉजिटिव ट्रांसफर इसी को कहते हैं कि एक चीज पढ़ाने पे आपको दूसरी चीज भी उसमें आ जाए। The score in a given set of data that appears most frequently। ये देखिए मैथ का ये भी क्वेश्चन है कि किसी भी डेटा में बार बार जो स्कोर आता है, ज्यादा टाइम जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में उसे कहते हैं बहुलक
और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड। जैसे कोई डाटा दे दिया 2 4 2 8 4 8 2 4 5 2 2। अगर इसे पूछ ले कि इस क्वेश्चन में मोड क्या है, तो सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स क्या आया है, 2 आया है। 1 2 3 3 टाइम्स क्या आया है, 4 आया है। और 1 2 2 टाइम्स 8 आया है और 1 टाइम्स 5 आया है। तो सबसे ज्यादा क्या आया है, 2 आया है। तो इसमें इसका मोड क्या होगा, 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी वाज गिवन बाय। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी किसने दिया था, थॉर्नडाइक। नहीं, थॉर्नडाइक ने नहीं, इसको दिया था स्किनर ने, पीएफ स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। इन्होंने क्या किया था, अपना प्रयोग किस पे किया था, चूहे पे किया था। पावलोव ने क्या दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। थॉर्नडाइक ने किया था ट्रायल एंड एरर थियरी। और इन्होंने दिया था सूज का सिद्धांत। तो पावलोव ने क्या दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। थॉर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर थियरी। कोलर ने दिया था इनसाइड थियरी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी किसके द्वारा दिया गया था, स्किनर ने द्वारा। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, चूहे पर। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है। तो उन्होंने, अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखते हैं। तो उन्होंने किसकी थियरी दी थी, सोशल लर्निंग थियरी। मतलब बच्चे जो होते हैं वो अपने समाज से सीखते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये दिया गया था बिने द्वारा। विनय साइमन द्वारा मेंटल एज क्या बताते हैं, किसी भी व्यक्ति का कितना मानसिक विकास हुआ था, मतलब मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, ये बताता है मेंटल एज। तो इसका एक फॉर्मूला भी था आईक्यू का, IQ is equal to MA upon CA into 100। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टर्मन, चाइल्ड हैविंग IQ रेंज फ्रॉम 90 to 100 इज कॉल्ड। टर्मन के अनुसार कोई भी बच्चा जिसका IQ 90 से 100 है वो किस में आएगा। तो 90 से 100 वाले आते हैं इन नॉर्मल, मतलब एवरेज इंटेलिजेंस। और सुपीरियर इंटेलिजेंस मतलब तेज बुद्धि वाले किस में आते हैं, कितना होता है उनका IQ, 111 से 120 तक। और जो डल बच्चे, जो डलनेस में आते हैं, उनकी IQ क्या होती है, 80 से 90 तक। ये हो गया IQ। अगला क्वेश्चन, इन लर्निंग पावलोव्स कंडीशनिंग थियरी। पावलोव की कंडीशनिंग थियरी बार बार सामने आ रही है, तो इसको आप लोग जरूर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएगा। तो पावलोव की कंडीशनिंग थियरी में उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे प्रयोग किया था। बिल्ली पे किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। और चूहे पे किसने किया था, स्किनर ने किया था। और मंकी ने, चिंपैंजी पे प्रयोग किया था कोलर ने। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। इनसाइट थ्योरी क्या होती है कि इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तुरंत उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, हम पहले से ढूंढ के नहीं बैठे रहते। जैसे उन्होंने चिंपैंजी में प्रयोग किया था कि केला ऊपर लटका दिया था और आसपास 3-4 बॉक्सेस रख दिए थे। तो उसको वो जो केला खाना था जिसका नाम था सुल्तान,
सुल्तान क्या करता है, वो एक के ऊपर एक बॉक्स रख के चढ़ के उस पे वो केला ले लेता है। तो इनसाइड थियरी मतलब हमारे सामने जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सॉल्यूशन तुरंत निकाल लेते हैं। तो ये किसने दिया था? कोहलर ने। अगला क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ अनाउंसिंग सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। प्रोसेस किसी भी चीज का प्रोसेस जो जिससे हम किसी कार्य की शुरुआत करें, फिर कार्य को जारी रखें और उसको नियमित रखें, तो वो क्या होता है? मोटिवेशन होता है कि हमारे अंदर मोटिवेशन है कि हम इस कार्य को शुरू कर रहे हैं, फिर उसको जारी भी कर रहे हैं, फिर उसको नियमित भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वे ऑफ मिनिमाइजिंग फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस मतलब भूलना, विस्मृति जिसको कहते हैं। तो विस्मृति को कम करने के कौन से उपाय हैं? जैसे टीचर बार बार क्यों हमसे चैप्टर का टेस्ट लेता है, ताकि हम उस चैप्टर को जाएं घर पे फिर से पढ़ें और हमें वो इतना याद हो जाए कि हम उसको भूले ना। ये होता है, अगर हम किसी भी लेसन को बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो हम उसे क्या करेंगे? भूलेंगे नहीं, आसानी से नहीं भूलेंगे। जैसे पावलोव का क्वेश्चन अगर आपने वो दोनों लेक्चर लिया होगा तो आप फिर नहीं भूलेंगे, क्योंकि बार बार ये सामने आ रहा है कि उन्होंने किस पे प्रयोग किया, किस पे प्रयोग किया। ठीक, तो फॉरगेटफुलनेस को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन को, चैप्टर को बार बार रिपीट किया जाए। अगला क्वेश्चन, एंगर एंड फियर इज अ टाइप ऑफ। गुस्सा और डर किसका टाइप है? मोटिवेशन का तो टाइप नहीं है। गुस्सा और डर देख के किसी के अंदर मोटिवेशन नहीं आता। ये टाइप है इमोशन का। हमारे जो इमोशन है, जैसे कहते नहीं तुम्हारे अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी आदत बहुत गंदी है, तो ये हमारे इमोशन का टाइप होता है, डर और गुस्सा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपिंग ऑफ द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ अनदर इंडिविजुअल इज। किसी भी व्यक्ति को देख के उसके कॉपी करना, उसकी नकल मारना, क्या बोला जाता है? इमिटेशन। बच्चे 1 साल के बाद बच्चे इस चीज में ये बहुत करते हैं। दादी जैसे खांसेगी बच्चा वैसे खांसेगा, दादी का चश्मा लेके लगा लेगा, पीछे पीछे भागेगा। तो इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन मतलब कॉपी करना। इफ प्रीवियस नॉलेज एंड पास्ट एक्सपीरियंस हेल्प्स इन न्यू टाइप ऑफ लर्निंग, इट इज कॉल्ड। पहले का जो एक्सपीरियंस है वो पास्ट एक्सपीरियंस में नए टाइप के लर्निंग में अगर वो यूज आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। मतलब पहले पढ़ाया हुआ अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमारे प्रेजेंट में काम आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। निगेटिव क्या होता है? कि वो काम नहीं आएगा। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग मतलब ट्रांसफर होना, लर्निंग मतलब लर्निंग। Failing to retain or to be able to recall what has been acquired is one। किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज को याद न कर पाना क्या होता है? भूलना, मतलब फॉरगेटिंग, विस्मृति जिसको कहते हैं। अगला, भाटिया बैटरी इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन पहले भी था कि भाटिया बैटरी किसको नापता है? इंटेलिजेंस को, बुद्धि को नापने के लिए। हॉल्स थियरी एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टेनले हॉल का हम लोगों ने बताया था, इन्होंने क्या दिया था कि जो किशोरावस्था होती है वो अत्यंत तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। तो इन्होंने जो एडोलेसेंस में बच्चों के अंदर बदलाव होते हैं उसके बारे में बताया था। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, साइकोलॉजी इन एडोलेसेंस। एक इन्होंने बुक भी दी थी 1904 में, इसका नाम ही था एडोलेसेंस। आगे बढ़ते हैं। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी हैज बीन एम्फसाइज्ड बाय। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? बहुत ही ज्यादा फेमस है ये, सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा।
इसे कहते हैं मनोलैंगिक विकास। तो मनोलैंगिक विकास किसके द्वारा दिया गया? फ्रायड के द्वारा। इसमें इन्होंने 5 स्टेजेस दिए थे। मुखीय अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था। ठीक। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। जो साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी थी वो किसने दिया था? विलियम मैक्समिलियन वुंड के द्वारा दिया गया था। और 1879 में जर्मनी के लिपजिंग में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर कौन थे? तो शुरू किया था मैक्स वर्दीमर ने। और उसमें कौन कौन थे? कोहलर थे, कोर्ट लेविन थे, कोफ्का थे। तो ये कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जो कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को शुरू करने वाले। कौन कौन से थे? मैक्स वर्दीमर और कोहलर, कोर्ट लेविन एंड कोफ्का। अगला क्वेश्चन, कंसोलिडेशन थियरीज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसको कहते हैं संघनन का सिद्धांत। तो संघनन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये एक स्मृति से संबंधित सिद्धांत है। ये बताता है कि हम कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे सोच, हमारे दिमाग में बहुत तरह की सूचनाएं होती हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उस सूचना को अपने सामने लाते हैं जिसकी हमें उस वक्त आवश्यकता है। जैसे हमारा एग्जाम है तो अभी एग्जाम के बारे में सोचना है तो हमारा जो दिमाग है वो एग्जाम पे कंसंट्रेट करेगा। आगे रिजल्ट जब आने वाला रहेगा तो रिजल्ट पे कंसंट्रेट करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? संघनन का सिद्धांत। की मतलब हमारे दिमाग में बहुत तरीके की सूचनाएं रहती हैं, लेकिन जिस सूचना का हमें जब प्रयोग करना रहता है हम तभी करते हैं। अगला क्वेश्चन, फील्ड थियरी इज कंट्रीब्यूशन ऑफ। फील्ड थियरी किसके द्वारा दिया गया था? फील्ड थियरी दिया गया था कोर्ट लेविन के द्वारा। और कोर्ट लेविन थे किसके? गेस्टाल्टिस्ट यानी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के। इन्होंने क्षेत्र सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था B इज इक्वल टू एफ पी इंटू ई। इसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो फैक्टर होता है ह्यूमन के पर्सनालिटी और इन्वायरमेंट के। तो जरूरी नहीं इंसान अगर बहुत गुस्सैल है कि जरूरी नहीं उसकी पर्सनालिटी ऐसी रही होगी, हो सकता है उसके आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा रहा होगा कि बच्चा ऐसा हो गया होगा। क्योंकि जैसा कि वाटसन ने कहा था कि आप मुझे कुछ बच्चे दो, मैं उनको जो बनाना चाहूंगा मैं वो बना दूंगा। बच्चे जिस माहौल में रहते बच्चे वही सीखते हैं। इसीलिए बोला था कि बच्चे के आसपास के इन्वायरमेंट अच्छा रखो, जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हो वो इन्वायरमेंट रखो। तो जरूरी नहीं इंसान का अगर बिहेवियर है तो वो सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी, वो उसके इन्वायरमेंट का भी एक पार्ट हो सकता है। अगर आप किसी बच्चे को शांत और सुशील बनाना चाहते हो तो कुछ तो उसकी पर्सनालिटी, उसके माता पिता से वो पर्सनालिटी में उसके आएगा। और दूसरा उसके आसपास के इन्वायरमेंट भी, उसके सामने झगड़ा लड़ाई मत करो, उसको कोई मेंटल प्रेशर मत दो। तो ये होता है फील्ड थ्योरी जो कि दिया था कोर्ट लेविन ने। और ये क्या थे? गेस्टाल्टिस्ट थे। तो ये था आज का हमारा 30 क्वेश्चन। बताइएगा जरूर कि आपके 30 में से कितने आए। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए और तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि आगे जितना ही रिवीजन करेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा लगाइए, दिन में 1-2 PYQ जरूर सॉल्व करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।